आज का हम लोगों का टॉपिक है इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर्टेन छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने पूरे इंड एस को मैंने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे टॉपिक्स में, और आप वन बाय वन चीजों को देखते जाओ। ओके, सो पहला इंड एस है इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शुरुआत अगर हम करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या चीज है। डेफिनेशन में हमने लिखा है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग वगैरह होता है उसमें काम आता है। तो आप ये समझो कि नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो क्या क्या चीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है? वन इज द बैलेंस शीट, वी नो अबाउट इट। सेकेंड वन इज द स्टेटमेंट ऑफ P&L। थर्ड वन इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी विच इज ए न्यू थिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स। सो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा के बारे में हम लोगों को मालूम है। ऑल्दो इंड एस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या चीज का प्रेजेंटेशन करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। बट अभी के डिस्कशन का एजेंडा है कि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सर ये एक नया स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? द आंसर इज, जो हम लोगों का शेयर होल्डर्स फंड है ना, जिसको इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, मालिक लोग का पैसा, इक्विटी, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलते, उसका एक प्रेजेंटेशन है इन ए टेबुलर फॉर्मेट। सबसे लास्ट पैराग्राफ जो मेरा इस इंड एस का होगा वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का होगा। बट बेसिकली आप ये कह सकते हो कि भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर हम लोग शेयर कैपिटल का एक रिकॉन्सिलिएशन दिखाएंगे कि उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना ऐड हुआ, कितना डिडक्ट हुआ, कितना क्लोजिंग है। सिमिलरली जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है उसका ईच एंड एवरी आइटम का रिकॉन्सिलिएशन दिखाएंगे कि शुरू से लेकर के आज तक, शुरू से मतलब साल के बिगिनिंग से लेकर के साल के एंड तक कौन से आइटम ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैसा कैसा मूवमेंट हुआ, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आप लोगों को दिखाया जाएगा, या आप लोगों को दिखाना पड़ेगा जब आप एग्जाम में सम्स बनाओगे या जब आप सीखोगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है कि इंड एस में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हम लोग उसको बोलते हैं 3 बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। नॉर्मली आपने सुना होगा कि एक कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो एक करेंट ईयर की बैलेंस शीट, एक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होती है। 2 ही बैलेंस शीट होती है ना, एक कंपेरेटिव वाली और एक लास्ट ईयर, माने एक करेंट ईयर वाली और एक कंपेरेटिव लास्ट ईयर वाली। इंड एस में 3 सिचुएशंस में इंड एस कहता है कि 3 बैलेंस शीट्स आपको बना करके देना होगा। मतलब 3 बैलेंस शीट, कौन सा सर, और कब सर? पहले सुनो कब, फिर हम कौन सा सुनाएंगे। तो कब बनाना पड़ता है? द आंसर इज, जब भी कोई कंपनी इंड एस को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करेगी। तो जैसे मैं उस दिन बोल रहा था आप लोगों को कि 16-17 में हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियों ने पहली बार इंड एस अडॉप्ट किया 2016-17 में। तो उस बैलेंस शीट में कंपनियों को 3 बैलेंस शीट बना, उस एनुअल रिपोर्ट में कंपनियों को 3 बैलेंस शीट बना करके देना पड़ा होगा या पड़ा था। सिमिलरली अगर किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी का आप रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन करते हो तो उसमें भी 3 बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किसी भी आइटम को रीस्टेट करते हो रेट्रोस्पेक्टिवली, अनुपम जरा आवाज बंद करो, तुम्हारा वहां पे इको हो रहा है। सो अगर किसी भी आइटम को आप रिक्लासिफाई या रीस्टेटमेंट करते हो रेट्रोस्पेक्टिवली तो उस वक्त भी हम लोगों को 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो मैं आपको थोड़ा सा खाली एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो 2016-17 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंड एस कंप्लाई किया, क्योंकि उसको करना था, वो लिस्टेड कंपनी था और नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर था। तो उसने कौन सा 3 बैलेंस शीट बनाया? पहला बैलेंस शीट उसने बनाया जो रियल, जो मेन बैलेंस शीट था वो था 31/3/17 का। 16-17 एंड हुआ 31/3/17 में। कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाया 31/3/16 का।
और एक और बैलेंस शीट बनाया 1/4/15 का। तो तीसरा बैलेंस शीट जो होता है ना बेटा, वो बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। मैं रिपीट करता हूं, द थर्ड बैलेंस शीट इज द बिगिनिंग या एज ऑन द थर्ड बैलेंस शीट इज एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो ये दोनों बैलेंस शीट तो हम लोगों को देखने की आदत है, लेकिन ये जो 1/4/15 का बैलेंस शीट है, ये हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिस्टम में नहीं है, सिर्फ इंड एएस में ही है। और ऐसा हमें 3 सिचुएशन में करना पड़ता है, जैसा मैंने बोला, या तो जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम इंड एएस अडॉप्ट करेगी, या फिर अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी होगा, या फिर किसी भी आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या रिक्लासिफिकेशन होगा। अब आप बोलोगे सर ये चीज भी हम लोगों को नया सुनने मिल रहा है, होता है क्या? तो आंसर इज यस, होता है। इन द टाइम्स टू कम इन वेरियस इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, एक नीचे मैंने छोटी सी बात लिख करके दी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके। ये कोई इंड एएस 1 का हिस्सा नहीं है, मैं अपनी तरफ से याद करने के लिए, आपको याद रहे इसलिए मैंने लिख के दिया है कि इंड एएस में जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस आता है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट करना पड़ता है, और जब भी कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट में आप चेंज करते हो तो उसको प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना पड़ता है। और ये नॉर्मल रूल है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी वैसे ही रूल थे। ओके, सो एक नया चीज आपने सीखा कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 3 बैलेंस शीटें भी बनती हैं, भले 3 अलग अलग सिचुएशंस में बने। आइए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंड एएस में जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है वो 2 पार्ट में बनता है। एक P&L, जो नॉर्मल P&L हम लोग जैसा नॉर्मली हमेशा बनाते आए हैं वैसा P&L बनता है। एक सेकेंड पार्ट ऑफ द P&L है, हम लोग उसको बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या बोलते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एक सेकंड, जरा मैं इसको सेट कर लूं। हाँ जी, अब आपको ज्यादा अच्छे से स्क्रीन दिखाई देगा। तो एक जो P&L हम लोग बनाते हैं ना, फर्स्ट पार्ट, वो यूजुअल P&L होता है, जिसमें आप लोग सेल, माने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, तुम्हारा एक सारा एक्सपेंडिचर लिख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हो, वो होता है। एक सेकेंड पार्ट ऑफ द P&L है, वेरी इंटरेस्टिंग, नया चीज, उसको हम लोग बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर उसमें क्या आइटम्स आते हैं? कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं। ब्रॉडली अगर बात करें तो उसमें 9 बड़े बड़े आइटम्स आते हैं। हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट उसमें से 5 आइटम होता है। इसमें आज के दिन जो तुम समझने के लायक हो वो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ही बोलो ना, लॉस तो P&L में जाता है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस टाइप का जितना भी प्रॉफिट होता है या लॉसेस होते हैं, उन आइटम को जो बेसिकली अनरियलाइज्ड नेचर का होता है, उसको एक जगह बना करके दिया गया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब वो भी प्रॉफिट है पर P&L का हिस्सा नहीं बनेगा, एक दूसरे P&L का हिस्सा बनेगा जिसका नाम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो आप ये समझ लो कि हम लोग जब P&L बनाएंगे तो इस पार्ट में हम लोग नॉर्मल P&L बनाएंगे, देख रहे हो, और सेकंड वाले पार्ट में हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगा। तो ये P&L तो हम लोगों ने बहुत बनाया, हमेशा बनाया, ये नॉर्मल P&L है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम लोगों को सीखना है। ओके, आइए देखते हैं कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में किस तरह की आइटम्स आती हैं। और ये जो जो आइटम आप देखोगे अभी, ये सारे आइटम्स आपको इन द टाइम्स टू कम वेरियस इंड एएस में दिखाई देगा, आपको पढ़ने मिलेगा। एक रिवैल्यूएशन सरप्लस, असेट का रिवैल्यूएशन हुआ, प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को इस वाले, देखो बच्चों, इस वाले सेकंड वाले P&L में दिखाना है। सिमिलरली वहां देखिए रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस अराइजिंग इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। हम लोग बोलते हैं इंप्लॉई बेनिफिट प्लान्स में जो ग्रेच्युटी वगैरह होता है, उसमें जो एक्चुरियल गेन लॉस होता है उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन में आपका ऑपरेशन है, उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, उसके फॉरेन का ऑपरेशन है तो आप डॉलर वगैरह में बुक्स मेंटेन करते होगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह डॉलर में आता होगा, तो उसको जब ट्रांसलेट करते हैं रुपीज में तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस आता है, आपने ब्रांच में वगैरह में देखा होगा, तो वो जो प्रॉफिट लॉस आता है वो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। सिमिलरली आप अगर किसी भी फिनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो थ्रू OCI, पढ़ेंगे हम लोग इंड एएस 109 में, तो वो जो गेन लॉस होता है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है।
और कैश फ्लो हेज बाद में पढ़ेंगे, अभी खाली नाम सुन के रखो। उसमें जो प्रॉफिट लॉस होता है वो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है। अगर आप बोलोगे सर इस पांचों में कॉमन बात क्या है, कैसे ध्यान रहेगा, तो द आंसर इज कॉमन बात है, दे आर ऑल अनरियलाइज्ड इन नेचर, दे आर ऑल अनरियलाइज्ड इन नेचर। और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने जब इंड AS 1 बनाया तो उन्होंने बोला हम इसको P&L का हिस्सा नहीं बोलेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलेंगे और यहां से बैलेंस शीट में लिख, जैसे P&L से जो प्रॉफिट आता है रिटेन्ड अर्निंग हम लोग नहीं बोलते हैं क्या, वैसे यहां से जो प्रॉफिट आता है ये सब सीधे रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाकर के ऐड हो जाता है। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम OCI टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये जो आपने 5 आइटम देखा ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, उसमें एक आइटम था रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है इंड AS में आप देखोगे इन द टाइम्स टू कम, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी रिक्लासिफाई नहीं किया जाएगा। मतलब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए आपने एक एसेट 10 करोड़ रुपए का था, आपने 15 करोड़ में रिवैल्यू किया, 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट खड़ा हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस। इवन जब आप एसेट को बेच भी दोगे, मान लो 10-12 दिन के बाद आपने 15 करोड़ में एसेट को बेच दिया, तो जो 5 करोड़ रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो P&L में नहीं जाएगा, दैट विल डायरेक्टली गो टू रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट विल नेवर गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या कुछ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI ऐसी होती है जो P&L में रिक्लासिफाई होती है, और कुछ ऐसी होती है जो P&L में कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होती, P&L में जाती ही नहीं है वो सब। तो उसमें क्या होता है, जब OCI बनता है ना तो उसको 2 पार्ट में बनाना पड़ता है, आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L एंड आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो OCI वो था ना, क्या नाम, गेन्स और लॉसेस अराइजिंग इन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। तो मान लो मेरा कोई फॉरेन में सब्सिडरी है और उसमें मेरा ट्रांसलेशन के कारण 14 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो वो जो 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है वो एक वक्त के बाद P&L में जरूर जाएगा। कब? जब हम उस फॉरेन सब्सिडरी को सेल आउट कर देंगे, तो उस वक्त तो P&L में रिक्लासिफाई होगा। लेकिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाला जो OCI है वो कभी भी P&L में रिक्लासिफाई नहीं होगा। तो हमारा इंड AS 1 कहता है कि जब आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बनाओगे, लिखोगे, तो 2 पार्ट में बनाना, आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L। तो वो जो 5 आइटम आपने देखा, टोटल तो 9 है, पर आपने जो 5 देखा उस 5 में अगर 2 टू बी रिक्लासिफाइड टू P&L है तो उनको अलग दिखाया जाएगा, 3 नॉट टू बी रिक्लासिफाइड टू P&L है तो उनको अलग से दिखाया जाएगा। मतलब प्रेजेंटेशन में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2 पार्ट में बनेगा। आइए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिखाता हूं इंड AS में। हाँ, बिफोर दैट एक बात बता दूं कि मान लो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट है वो 400 करोड़ का है, मान लो आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 200 करोड़ का है, मान लो आपका टोटल प्रॉफिट 600 करोड़ का है। इसमें बनाना आपको ऐसे ही पड़ेगा, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द P&L, सेकंड पार्ट ऑफ द P&L, बाद में इसको जोड़ करके टोटल बनाया जाता है। लेकिन जो अर्निंग पर शेयर निकलता है, जो आप रिपोर्ट करोगे EPS, बेसिक EPS, डाइल्यूटेड EPS, वो 400 के बेसिस पे ही निकलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखते हैं इंड AS वाला। ओके, सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द P&L, जो नॉर्मल वाला P&L है, जिसमें हम लोग रेवेन्यू आइटम जो नॉर्मल P&L होता है वो बनाते हैं। इसमें देखिए आइटम सबको मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है, जोड़ करके टोटल इनकम बना दिया गया। उसके बाद एक्सपेंसेस स्टार्ट हुए, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, चेंजेस इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है। तो जो नॉर्मल होता है हम लोग हमेशा से देखते आए हैं वैसा ही है। उसके बाद डेप्रीशिएशन एंड थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, ये देखिए डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस आ गया। प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, फिर एक्सेप्शनल आइटम लिख दिए जो इनफ्रीक्वेंट होते हैं लेकिन पार्ट ऑफ बिजनेस होते हैं, तो हम लोग उनको एक्सेप्शनल आइटम बोलते हैं। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहां है, तो द आंसर इज इंड AS में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए अलग से कोई जगह बनाया हुआ नहीं है। ऑर्डिनरी आइटम के साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को घुसा दिया जाता है। तब आप बोलोगे सर फिर एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? एक्सेप्शनल आइटम्स आर दोज आइटम्स
which because of their size, nature or incidence become so important that their separate disclosure is important. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट. तो ऐसा कोई आइटम है, या मान लो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या मान लो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कंपनी का, तो उन सब आइटम को एक्सेप्शनल आइटम बोला जाता है, जो पार्ट ऑफ बिजनेस तो होती हैं लेकिन इनफ्रीक्वेंट नेचर की होती हैं और साइज, नेचर और इंसिडेंस की वजह से दे बिकम सो इंपॉर्टेंट कि सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी होता है. तो उसके लिए इंड एएस ने एक जगह बना रखा है कि भाई आप एक्सेप्शनल आइटम को अलग से दिखाओ. उसके बाद आ गया आपका प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम. ये तो प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम होना चाहिए. यहां पे ये टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा सा आप आफ्टर करके देखोगे प्लीज. तो ये प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम. उसके बाद टैक्स माइनस किया गया, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, प्रॉफिट आ गया. फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग दिखाते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग दिखाते हैं, टोटल प्रॉफिट आ गई. तो ये देखो बच्चों, यहां पे प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, फाइनल प्रॉफिट, ये मैं बोल रहा था वही जो आपका फाइनल 400 करोड़ था ना, ये वही वाला है. इसके बाद आया देखो अदर कॉम्प्रिहेंसिव. दिस इज न्यू थिंग फॉर यू. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को फॉर्मेट में देखो, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L, तो इसमें वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, उसका टैक्स इंपैक्ट आ गया. फिर आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, इसका इनकम टैक्स आ गया. उसके बाद देखो आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, इसमें वो आ गया फॉरेन ऑपरेशन के ट्रांसलेशन वाला प्रॉफिट. ओके, थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूं सो दैट देखने में आपको आसानी होगा. अब ये देखो, जो 400 करोड़ मैंने बोला था ऊपर में P&L में, फिर उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आया वो 200, मैं लिखना भूल गया, यहां पे वो 600 आ जाएगा. इस जगह पे आप लिखोगे 600 करोड़. उसके बाद अर्निंग पर शेयर आ गया फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अर्निंग पर शेयर फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और ये टोटल अर्निंग पर शेयर. नाम सुना होगा आपने बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस का. अगर आपने नहीं सुना तो आप इन द टाइम्स टू कम सुनेंगे इंड एस 33 में. कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप यहां पे सुनेंगे जब इसका रिस्पेक्टिव इंड एस पढ़ेंगे हम लोग 105, उसमें आप लोग देखेंगे, सुनेंगे. सो ये हुआ बच्चों इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रेजेंटेशन. सो क्या नया चीज सीखे कि इंड एस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो हिस्से होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक ओसीआई. ओके, और ओसीआई में किस तरह की इनकम आती है? आंसर इज वो इनकम जो अनरियलाइज नेचर की होती है, एकदम स्पेसिफिक टाइप की इनकम. और 4-5 एग्जांपल अगर बोले तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है, गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आता है, एक्चुअरियल गेन्स एंड लॉसेस आता है, फिनेंशियल असेट जिसको एफवीटी ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे मेजर करते हो, उसका प्रॉफिट लॉस आता है, वो सब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का पर्पस क्या है. The simple answer is to give information. लोगों तक फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ही पर्पस फिनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व करता है. किस तरह की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए? बैलेंस शीट की, P&L की और कैश फ्लो की. मतलब लोगों को एंटिटी का फिनेंशियल पोजीशन पता करना है, असेट लायबिलिटी पता करनी है, बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग. लोगों को कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस पता करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है. लोगों को एंटिटी का कैश फ्लोज पता करना है कि इनफ्लो आउटफ्लो कैसा है, कहां से आया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है. सो बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का पर्पस होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनेंशियल पोजीशन, द फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश. सो थर्ड टॉपिक यहां पे खत्म होता है. कम टू द फोर्थ पैराग्राफ. क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस है लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लेकिन एक चीज जो एकदम सत्य है वो ये है कि द फिनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू. व्हेन यू प्रेजेंट द बैलेंस शीट, आपकी फिनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होना चाहिए. व्हेन यू प्रिपेयर P&L, आपके फिनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होना चाहिए. व्हेन यू प्रिपेयर कैश फ्लो, आपके इनफ्लो आउटफ्लो का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होना चाहिए. सो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? The answer is जो जितना है उसको उतना दिखाओ, जो जैसा है उसको वैसा दिखाओ. माने डोंट डू एनी काइंड ऑफ, जिसको बोलते हैं ना कि मारवाड़ी में लोग वर्ड बोलते हैं घाला मिली. डोंट डू एनी काइंड ऑफ द एडजस्टमेंट्स और डोंट डू एनी काइंड ऑफ छेड़ा छाड़ी in the figures or in the amounts that were there.
जो असेट जितना है उसको उतना दिखाओ, जो लायबिलिटी जितना उतना दिखाओ, जो इक्विटी जितना उसको उतना दिखाओ, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। एक और इजी लैंग्वेज में हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू समझाते हैं कि आप सारे इंडेस का फॉलो कर लो, जो इंडेस बोलता है, जो भी इंडेस सारे बोलते हैं, इतने सारे इंडेस हैं 1 to 41 एंड देन 101 to 116, 17 भी बोल सकते हो, तो वो सारे इंडेस फॉलो कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देयर आफ्टर। सो दो ही आइडिया होता है, इंडेस फॉलो कर लो और जो जैसा है उसको वैसा दिखाओ, जो जितना उसको उतना दिखाओ, अनबायस्ड रहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। आप फेथफुल प्रेजेंटेशन कीजिए किसी भी ट्रांजैक्शन का, ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट। क्या बोलता है ये पॉइंट? ये बोलता है कि हर इंडेस कंप्लाई करने वाली कंपनी को एक लाइन लिख के देना पड़ता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग ऑल द एप्लीकेबल इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये स्टेटमेंट इस तरह का, जिस तरह से मैंने बोला ना, एकदम एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड। एक्सप्लिसिट मतलब एकदम क्लियर कट आपको बोलना पड़ेगा, इम्प्लिसिटली आप नहीं बोल सकते, एक्सप्लिसिट खोल के बोलना पड़ेगा। और अनरिजर्व्ड, इसमें कोई तरह का इफ्स एंड बट्स नहीं रहेगा। अब आप तुरंत फिर एक क्वेश्चन पूछोगे, सर मान लीजिए मैं तो अपना इंडेस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, लेकिन मान लीजिए मेरे ऑडिटर को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, उसको लगा यहां पे इंडेस फॉलो नहीं हुआ, वहां पे नहीं हुआ, तो अपना ऑडिट रिपोर्ट में लिखता रहेगा हमने फॉलो किया, हम जानते हैं, हमने हमारी बैलेंस शीट इंडेस के हिसाब से बनाई, हम जानते हैं, तो हम अपना वो स्टेटमेंट लिखने के लिए कैपेबल हैं और एलिजिबल हैं। ऑडिटर अपना नॉन कंप्लायंस का रिपोर्ट अपना ऑडिट रिपोर्ट में देता रहेगा। दैट डजंट टेक अवे आवर राइट, RIGST, our right to write WRITE this particular statement in our financial statements। हम तो लिख करके देंगे भाई। ओके, सो न्यू थिंग, इंडेस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेस कंप्लाई करके बना है। नेक्स्ट टॉपिक इज, या नेक्स्ट पॉइंट इज डिपार्चर फ्रॉम इंडेस। क्या हम अपना इंडेस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो किसी भी इंडेस से रिलेटेड कोई पैराग्राफ का हम डिपार्चर कर सकते हैं क्या? उसको नहीं फॉलो करके कुछ और कर सकते हैं क्या? प्रिडोमिनेंटली अगर वन लाइन में आंसर मेरे से पूछो तो द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। बट अगर मुझे ऐसा लगता है और हम ट्रू एंड फेयर हैं कि हम उस इंडेस में लिखा हुआ पैराग्राफ को फॉलो करेंगे, तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बिकम मिसलीडिंग, वो ट्रू एंड फेयर व्यू का प्रेजेंटेशन नहीं देगा। इफ आई फील लाइक दैट, then I can depart from that particular respective paragraph of that particular respective Ind AS, which is very very rare, but still Ind AS 1 में ऐसा लिख करके दे दिया गया है कि अगर कभी ऐसा हो कि Ind AS का कोई पैरा फॉलो करने से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएगा, तो आप डिपार्चर करके जो आपको ट्रू एंड फेयर लगता है वो कर लो। लेकिन जब भी आप ऐसा करोगे, बोर्ड पे देखना, मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज ठीक कर देता हूं, जब भी आप ऐसा करोगे, वेट फॉर अ मिनट, तो आपको ये 4 चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देखो, एक कि भाई वो कौन सा इंड एस था, उसका नाम क्या था जिसको आपने डिपार्ट या जिसको आपने नहीं फॉलो किया। 2, आपने जो भी कुछ नया किया उसके कारण क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ा आपके बैलेंस शीट P&L के रिस्पेक्टिव आइटम में, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। 3, आप ये भी डिस्क्लोज करो, लिखो कि भाई हम ऐसा करके हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो ट्रू एंड फेयर है। एंड 4, आप ये भी लिखो कि उस पैरा को छोड़ करके बाकी सारा इंड एस हमने कंप्लाई किया है। सो डिपार्चर नॉर्मली नहीं होता। डिपार्चर सिर्फ तभी होता है जब नहीं डिपार्ट करेंगे और इंड एस फॉलो करेंगे तो स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएगा। अगर डिपार्चर करेंगे तो ये 4 डिस्क्लोजर हमें देने पड़ेंगे। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, सब कुछ इंड AS 1 में लिखी हुई। आइए इजी लैंग्वेज में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। द नेक्स्ट टॉपिक इज, या द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग कंसर्न। क्या कहता है इंड AS 1? इंड AS 1 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनता है। क्या होता है गोइंग कंसर्न? कि भाई हमारा जो एंटिटी है
ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट आप जिसका पढ़ रहे हो ये आने वाले टाइम पे सरवाइव करेगा। इसका इंटेंशन नहीं है कि अपने बिजनेस को बंद करने वाला है या अपना बिजनेस के ऑपरेशन को मटीरियली कर्टेल करने वाला है, ऐसा इसका कोई इंटेंशन नहीं है। और इसी थॉट के साथ ही फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं। पर मान लो एंटिटी को ऐसा लगता है कि वी विल नो लॉन्गर बी और वी विल नॉट बी ए गोइंग कंसर्न इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगर उनको लगता है वी हैव लॉस्ट आवर गोइंग कंसर्न एबिलिटी, तो फिर उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट को इंड एस के हिसाब से नहीं बना करके रियलाइजेबल पेएबल वैल्यू के हिसाब से बनाना पड़ता है। उनको असेट एंड लायबिलिटी को रियलाइजेबल पेएबल वैल्यू के हिसाब से लिखना पड़ता है। और जब भी वो लोग ऐसा करते हैं तब उनको ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि उनका बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है एंड क्यों उन्होंने गोइंग कंसर्न वाले अजम्पशन को फॉलो या गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट को उन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया, ये बात उनको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो वैसे आप लोगों के सिलेबस में नॉन गोइंग कंसर्न वाला फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं है। यू विल ओनली स्टडी और यू विल ओनली सॉल्व द सम्स विच आर रिलेटेड टू द एंटिटी विच इज ए गोइंग कंसर्न एंटिटी। ओके, सो let me go to the next para. Let me change the page. Yeah. क्या चीज से रिलेटेड है देखिए, करंट असेट नॉन करंट असेट, जो आप पहले भी पढ़े थे वही वाला चीज है कि करंट एंड नॉन करंट क्लासिफिकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की चाहे असेट साइड हो चाहे लायबिलिटी साइड हो, असेट्स को करंट एंड नॉन करंट असेट में डिवाइड करना पड़ेगा, सारी लायबिलिटीज को भी करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम लोग कि करंट असेट के क्लासिफिकेशन, जो भी करंट असेट्स में आइटम है वो करंट असेट में दिखाना होगा, जो नॉन करंट असेट है वो नॉन करंट असेट में दिखाना पड़ेगा। जब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट में दिखाऊंगा तो आप देखेंगे सबसे ऊपर में सारे नॉन करंट असेट लिखते हैं और उसके नीचे में करंट असेट लिखते हैं, एंड दैट क्लासिफिकेशन इज मैंडेटरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंड AS 1 में करंट असेट का डेफिनीशन दिया हुआ है, नॉन करंट असेट का कोई डेफिनीशन नहीं है। और यह बोल दिया गया है कि एन असेट विच इज नॉट क्लासिफाइड एज करंट असेट इज टू बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट असेट। ओके, सो आइए किसको बोलते हैं करंट असेट। इंड AS बोलता है कि करंट असेट वो है, 4 क्राइटेरिया दिया, 4 कंडीशन बोला, चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई असेट फुलफिल कर लेता है देन दैट असेट बिकम्स नेचुरली ए करंट असेट। पहला, दैट असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और दैट असेट इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड और दैट असेट इज इंटेंडेड टू बी कंज्यूम्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा मतलब अगर हम ये समझें तो हमारे फिनिश गुड्स, हमारे डेटर्स, हमारे फिनिश गुड्स, हमारे डेटर्स और हमारे रॉ मटेरियल और WIP की इन्वेंट्री, दे ऑल आर आवर, रिपीट, दे ऑल आर आवर, ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमेशा मेरे को। चलिए छोड़िए। सेकेंड, तो हम लोग भी नॉर्मली जानते हैं कि हमारी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, WIP की इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री सब हमारी करंट असेट है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये हुआ कि भाई रॉ मटेरियल से या रॉ मटेरियल में पैसा लगाने से लेकर के उसको WIP बनाना, उसको फिनिश गुड्स बनाना, उसको बेचना और उसको रियलाइज करना, ये जो पूरा एक साइकिल होता है, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर किसी का ऑपरेटिंग साइकिल 4 साल का है, मान लो वो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसके बाद फिनिश गुड्स बना के बेचता है और पैसा लाते लाते उसको अगर 4 साल लग जाता है, तो ये जितनी भी असेट आप देख रहे हो इन्वेंट्री की, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, ये जितनी भी आप असेट देख रहे हो, ये 4 साल के अंदर अंदर भी अगर कन्वर्टिबल है ना तो हम उसको करंट असेट बोलेंगे। तो फॉरगेट कि करंट असेट 1 ईयर वाला ही होता है। ऑपरेटिंग साइकिल वाली असेट को ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर भी अगर कन्वर्ट करने मिलता है तो उसको हम लोग करंट असेट कहते हैं। सेकेंड, अगर कोई असेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए लिया गया है, एनी असेट, कोई शेयर ही है मान लो मैं ट्रेडिंग के लिए खरीदता हूं, तो वो नेचुरली बिकम्स माई करंट असेट। तीसरा, एक नॉर्मल असेट
विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स। अब आप बोलेंगे सर 12 मंथ यहाँ ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब हो गया स्टॉक और डेटर वाला असेट, और 12 मंथ में आप लेंगे बाकी अदर असेट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने किसी को बिल्डिंग बेचा, बिल्डिंग मेरा कोई फिक्स एसेट बेचा, और उसको मैंने बोला आप 1.5 साल बाद हमको पैसा दे देना, तो जैसे वो 1.5 साल की कहानी आ गई, दैट बिकम्स अ नॉन करेंट असेट। उसमें 4 साल का पीरियड नहीं देखेंगे। 4 साल का पीरियड किस में देखेंगे? हमारे स्टॉक में, हमारे डेटर्स में, नहीं समझे, हमारे WIP में, हमारे रॉ मटेरियल्स में, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड है। तो अब आप यहां पे इस तरह से देखोगे कि देयर आर 2 कॉन्सेप्ट। पीरियड का बात 2 जगह पे आता है, एक ऑपरेटिंग साइकिल वाला पीरियड है और एक 12 महीना वाला पीरियड है। 12 महीना वाला पीरियड हम उन असेट्स के लिए देखेंगे जो वर्किंग कैपिटल या ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, और बाकी जगह पे जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड एसेट हैं उनमें हम ऑपरेटिंग साइकिल वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे। एंड लास्ट, इफ द एसेट इज, देखना जरा, इफ द एसेट इज ए कैश और कैश इक्विवेलेंट, बट अगर दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड, or you have to use it for settling a liability for at least 12 months after the reporting period, तो फिर हम उसको माने अगर मान लो रेस्ट्रिक्टेड एसेट है, हम उसको अगले 12 महीने तक यूज ही नहीं कर सकते, तो उसको फिर है वो कैश, लेकिन मान लो सीज कर दिया, कुछ फ्रॉड हुआ, आपके कैश इन हैंड को सीज कर दिया गया और बोला गया आप इसको अगले 12 महीने तक यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो कैश होते हुए भी नॉन करेंट असेट बन जाएगा। सो ये आपका टोटल क्लासिफिकेशन है करेंट असेट का। वेरी सिमिलर क्लासिफिकेशन करेंट लायबिलिटीज का भी है, पर वो अगले दिन के डिस्कशन का एजेंडा बनेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।